भी आती है। और बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी होता है जैसे ये तो निशाने अज़्म आलीशान इल्म के सितारे चैनल पर आज हमारे साथ एक नौजवान हैं मुकर्रब लतीफ़ बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। एक बहुत बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया है कि बीएस का स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने अभी से रिसर्च के फील्ड में अपना एक नाम बनाया है। एक बहुत शानदार किस्म की एक अचीवमेंट इनके हिस्से में आई है। तो हम आज उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे, उनको शाबाश देंगे कि उन्होंने क्या खूबसूरत काम किया है और अपना ना सिर्फ नाम रोशन किया है, अपने असातिज़ा का किया है, अपने इदारे का किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, दोस्तों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक जो इंस्पिरेशन का सोर्स बने हैं मुकर्रब लतीफ़। तो देखते हैं मुकर्रब लतीफ़ ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी मुकर्रब लतीफ़, क्या कहेंगे कि आपके बारे में ये सुना गया है कि आपने एक पेपर पब्लिश किया है जो एक अछूता टॉपिक है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ और मुनफरिद है, ना सिर्फ बल्कि वो डब्ल्यू कैटेगरी में पेपर पब्लिश हुआ है और बहुत बेहतरीन उसका आपको रिस्पांस मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। और इस जो पेपर के हवाले से बात की है तो वो बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन पे है, इंसान की तख्लीक पे बात की गई है। जी। क्योंकि हमारे माशरे में एक रुझान है कि शायद इस्लाम और हमारा मज़हब जो है वो इंसान की तख्लीक के बारे में और स्टेटमेंट देता है, और जो साइंस है वो एक उसके अपोजिट स्टेटमेंट देती है इंसान की तख्लीक के बारे में। जी, तो इस बारे में ऐसे ही। पेपर लिखा गया है कि दोनों की जो राय है वो या दोनों का जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है, जी। अपोजिट नहीं है, बस हमें उसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ऐसे तो मुकर्रम लतीफ़, आपने ये जो रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद आपने इसको मुकम्मल किया, फिर उसके बाद आपने जनाब पब्लिश इसको किया, तो कौन सा जर्नल है और उसके क्या आपके सामने समझते हैं कि आपकी काविश जो है वो कामयाब हुई है? सर जर्नल रोमानिया कंट्री है जी। और उसी के एक यूनिवर्सिटी का जर्नल है, देखिए। यूरोपियन जर्नल ऑफ साइंस एंड थियोलॉजी। जी। तो उसमें ये पब्लिश हुआ है, जी। जिसमें बेसिकली उसके सारे टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं कि जिसमें साइंस और रिलीजन को एक साथ डिस्कस किया जाता है। ज़बरदस्त। तो उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो ऐसे नाज़रीन के रोमानिया का एक जर्नल है, उसमें ये इनका पेपर पब्लिश हुआ है। इनकी जो बहस थी उस पेपर के अंदर वो थी कि मज़हब क्या कहता है इंसान की एवोल्यूशन के बारे में और साइंस क्या कहती है। तो इन दोनों को गौर से देखा गया है, तो ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। जैसे हम कुरान पाक में भी देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है, साइंस भी यही कहती है। अल्लाह ताला ने इंसान को पानी के कतरे से पैदा किया है, तो साइंस में भी ऐसा ही है कि ज़िंदगी की इब्तिदा जो है वो पानी से हुई है। तो इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी ज़ूलॉजी का एक पेपर है या उसका एक फील्ड है, तो उसके जो बहुत सारे नज़रियात हैं वो कुरान पाक में पहले से ही मौजूद हैं। और वरासत के बारे में अगर देख लें, जो जेनेटिक्स है ज़ूलॉजी का फील्ड, एवोल्यूशन के बारे में हम देख लें, तो बाकी भी जितने हैं, जैसे हमारे इधर ज़ूलॉजी में कॉर्डेट बायोलॉजी है, तो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी हद तक कुरान पाक में चाहे मुख्तसर अल्फाज में बयान की गई हैं, मौजूद हैं। तो मज़हब के अगेंस्ट नहीं है साइंस, समझने की सिर्फ ज़रूरत है। जब हम समझ जाते हैं तो फिर बातें समझ आ जाती हैं। मुकर्रम लतीफ़, आप बीएस ज़ूलॉजी कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौकाज़ा में। आपकी इस कामयाबी के बाद आपको क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? आप कहाँ तक पहुँचेंगे? सर इसके बाद अगर मैं पर्सनली देखूँ तो मैं फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। जी। और उसमें ये भी होता है कि जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन भी होती है ज़बरदस्त। और एक गाइडलाइन भी होती है, बिल्कुल। और उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है कि काम कैसे करना है या क्या-क्या हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है जी, बिल्कुल। फ्यूचर के लिए। तो अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा तो उसमें मेरा तो अभी तक यही ख्याल है, चूँकि डेफ़िनेटली हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है, और मुआशरे को अगर देखा जाए तो जो कंट्रीज़ जो हैं वो नॉलेज में, रिसर्च में आगे हैं, तो हमें वहाँ पे जाकर स्टडी करना चाहिए इन चीज़ों को। बहुत शानदार।
तो नाज़रीन, ऐसा होता है कि एक सहरा है, वो जब जंगल बनता है तो इब्तिदा में उस सहरा में जो पौधा था वो जब उगा तो वो फिर परवान चढ़ा, उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। लेकिन उसके बाद उगने वाले पौधों के लिए वो एक साया था, वो एक मिसाल था। तो ऐसा ही हमारे माशरे के अंदर ऐसे जो नौजवान हैं, कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, मुनफरिद होता है, अछूता होता है, दूसरों से अलग-थलग होता है, तो उसकी सताइश ज़रूरी होती है ताकि बाकी लोग जो है ना सिर्फ इंस्पिरेशन उससे हासिल कर सकें, बल्कि उसको इस हवाले से भी दाद मिलने चाहिए कि उसने एक रास्ता निकाला है, एक ज़ाविया निकाला है, दूसरे स्टूडेंट्स को एक राह दिखाई है कि वो इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। देखिए, ये हम आम तौर पर शायद इससे पहले बहुत सारे लोगों के ज़हन में नहीं होगा कि हम क्या जो साइंस है उसको कुरान के साथ मिला के पढ़ें तो फिर कैसा लगेगा। हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, इसलिए इनको फ़िलहाल फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा और जाना चाहिए भी है। ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होगी कि ये बाहर के मुल्क से जाके पढ़ के आएँगे और यहाँ आके दोबारा मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। तो मुकर्रम लतीफ़, आपका क्या ये इब्तिदा से रुझान इस तरफ था या किसी एक पॉइंट पे आप पहुँचे तो उसके बाद इस तरफ रुझान हुआ? सर अगर तो रिसर्च की बात की जाए तो इब्तिदा से एक नेचुरल एबिलिटी तो होती है इंसान में, लेकिन माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इब्तिदा में अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में इस तरह का कोई है नहीं, अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी है नहीं कि इंसान उस तक जा सके। अगर हम अपने स्कूलों को देखा जाए तो उसमें एक रट्टा सिस्टम और एक नंबरों की जो दौड़ लगी हुई है, उसका डेफ़िनेटली हमें भी उसका हिस्सा बनना पड़ता है जी, ऐसा ही है, मजबूरन। ऐसा और ही। उसके बाद एकेडमी सिस्टम। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए या जहाँ पे इंसान को थोड़ा-सा फ्री किया जाता है कि वो अपनी जो है सोच का इज़हार कर सके, खुद सोच सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके। जी, तो वहाँ पे जब मैं आया था तो कुछ ऐसे टीचर्स मिले, कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसकी वज़ह से मेरा इस तरफ रुझान गया था। तो जी, फिर उसमें मैंने देखा कि ऐसा कौन-सा टॉपिक है जो मेरी जो है कुदरती सलाहियत के साथ मैच कर रहा है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ या कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो पहले किसी ने नहीं किया। तो फिर मुझे यही एक टॉपिक नज़र आया साइंस एंड रिलिजन में। इसमें हमारे जो है वो मज़हब को भी डेफ़िनेटली आगे जाना चाहिए और साइंस अगर हम देखें मज़हब को साइंस के साथ मिला के स्टडी किया जाए तो साइंस की भी जो है एडवांसमेंट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होती हैं जो अगर हम साइंटिफिक मेथड से चलें तो वो उनका ख़्याल भी नहीं आता कि ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही। लेकिन मज़हब उनका क्लू दे रहा होता है हमें। जी, जी, अगर हम मज़हब से उन चीज़ों का क्लू ले लें और साइंटिफिक मेथड से उसको प्रूव करें, तो इसमें जो है वो हमारा मज़हब भी प्रूव होता रहेगा, हमारा यकीन भी बढ़ता रहेगा जी। और साइंस में भी जो है वो बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएँगे सामने नई डिस्कवरीज़ के, नए फैक्ट्स के। तो मेरे ख़्याल में ये जो है वो बेहतरीन एक टॉपिक है। तो नाज़रीन, मुकर्रम लतीफ़ का ये कहना है कि जो हमारे रास्ते में अक्सर ना मुआशरती भी रुकावटें हैं कि हम बच्चों को तालीम आगे देने के हवाले से बाज़ औक़ात हमें ना कदामत पसंदी जो कि एक जहालत की शक्ल में होती है, तो वो भी रास्ते में रुकावट का बायस बनती है। बहुत सारी चीज़ों में हम जब आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, तो जो कदामत पसंद मुआशरा होता है उसमें बहुत बड़ी रुकावट का बायस भी बनता है। तो अगर मज़हबी नुक्ता नज़र से देखें तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि लोग ये समझते थे कि शायद जो है वो ये साइंस की तरफ जिसका रुझान है वो मज़हब से बिल्कुल दूर होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली अपना मेरा भी साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं अगर इसको गौर से देखूँ तो ऐसा होता है कि अगर हम साइंस को डीपली स्टडी करते हैं ना, तो उसके बाद हमें मालूम होता है एंड पे जब हम पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि ज़रूर एक ऐसी ज़ात है जो इस पूरे जहान को, इस पूरी कायनात को चला रही है। उस बड़ी ज़ात के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आज खुद ये सारा सिस्टम चल रहा हो। बाज़ औक़ात सतही तौर पर साइंस की ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि साइंस कहती है जी हर एक चीज़ आज खुद चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है। जब एक साइंटिस्ट जो है आखिरी लेवल तक पहुँचता है तो वो फिर बिल्कुल इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, मान लेता है कि हाँ, ये सारा कुछ चल रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे ऑटोमेटिक हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ज़ात का हाथ है और हम बीइंग मुस्लिम इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। तो मुकर्रम लतीफ़ से पूछेंगे कि जो इब्तदाई तालीम है पाकिस्तान के अंदर, क्या आप समझते हैं कि इसको चेंज होना चाहिए और चेंजेस जो अगर होनी चाहिए तो वो किस तरह की होनी चाहिए? बड़े लेवल की होनी चाहिए या पॉलिसीज़ ही चेंज होनी चाहिए? क्या समझते हैं?
मैं तो ये समझता हूँ कि एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, निसाब भी चेंज होना चाहिए और उसमें जो है पॉलिसी लेवल पे भी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। जी। अगर हम देखा जाए तो देखें तो सबसे पहले तो लैंग्वेज का इश्यू आता है। ज़बरदस्त। क्योंकि अगर एक बच्चा है वो घर से पंजाबी बोलना सीखता है, वो अगर स्कूल में आएगा तो पहले उर्दू सीखेगा, फिर अंग्रेज़ी सीखेगा। हुँ, तो उसका तो बहुत सारा जो है वो स्टैमिना इसी में ज़ाया हो जाएगा कि वो लैंग्वेज को पहले सीखेगा। ऐसे ही। तो वो उस लैंग्वेज में हमें कहा क्या जा रहा है वो तो उस चीज़ पे उसका फ़ोकस ही नहीं होगा। हुँ, अगर आप देखें अगर एक इंसान है वो बचपन में घर से एक सीखता है इंसान की तख्लीक का सुनता है या जिस तरह इसी अगर टॉपिक को ले लें जी, या मज़हब के बारे में कुछ सुनता है और उसके बाद वो स्कूल में आता है तो वही जो है उसे इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दी जाती है। जी। तो वो इंग्लिश को समझने में अपना वक़्त ज़ाया करता है, अपना स्टैमिना लगाता है। तो वो उसका तो अगर हम देखें तो मास्टर लेवल तक यही चलता रहता है कि इंसान को लैंग्वेज के चक्कर में ही डाला वो ऐसा ही है। फँसा रहता है। तो मसलन ये है ना, वो करो देखें, हम भी अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक बच्चा घर में मादरी ज़ुबान बोलता है, वो पंजाबी है, सराइकी है या कोई दूसरी ज़ुबान जो भी बोलता है घर में, तो इदारे में जाता है इब्तदा में स्कूल में, तो वहाँ टीचर जो है वो उर्दू में बात करता है या करती है, फीमेल टीचर है तो फिर उसके बाद जो निसाब होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। हम जब स्टूडेंट थे तो उस वक़्त ना छठी क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। 5वीं तक जो है वो उर्दू मीडियम ही होता था, इंग्लिश का नामो-निशान भी नहीं होता था। एबीसी भी जो है वो छठी क्लास में जाके हम सीखते थे। तो मेरा ख़्याल है उस वक़्त हम इस काबिल हो जाते थे कि 7वीं 8वीं में जाके ना हम इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बना लेते थे, ग्रामर के ऊपर काफ़ी हद तक अबूर हासिल हो गया होता था। लेकिन आज का बच्चा प्ले ग्रुप से ही जब वो इंग्लिश की किताब भी साथ पकड़ लेता है और वो फिर चलता चला जा रहा होता है, तो आप यकीन करें कि जितना अब हालाँकि ज़हानत जो है वो मैं कहता हूँ कि पॉलिश हो गई है, हालात व वाक़यात बदल गए हैं, सहूलियात स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दस्तयाब हैं कि एक ज़माना था जब लाइट नहीं होती थी, तो लाइट के बगैर रात को पढ़ना, ठीक है? अब जो है वो हर एक सहूलतें मुयस्सर हैं, चाहे गरीब से गरीब स्टूडेंट भी है उसको कम से कम लाइट की सहूलत तो मुयस्सर होती है। लेकिन उस कैलिबर के स्टूडेंट बाहर नहीं आ रहे। इसको अगर निज़ाम को थोड़ा-सा चेंज किया जाए, तो मैं समझता हूँ आउटपुट इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जितना निसाब कम किया जाएगा लेकिन इफ़ेक्टिव होगा, तो ज़्यादा बेहतरी आएगी। बजाय इसके कि स्कूलों में हमने देखा है एक रिवाज है कि बस्ता भारी होता जा रहा है एक स्टूडेंट का। एक बच्चा है वो उसका अपना बेचारे का उतना वज़न नहीं होता जितना उसका बस्ता भारी होता है। किताबों का बैग जो भरा हुआ होता है, तो इसकी मेरा ख़्याल ज़रूरत नहीं है। क्या ख़्याल है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था और आपने भी इसमें जो है इज़ाफ़ा किया है कि एक तो हमारे जो फ़ज़ूल का निसाब है उसे निकाल देना चाहिए और निसाब को अपग्रेड भी करना चाहिए। ऐसा ही। हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो अब पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। जी। आप कंप्यूटर की बुक्स उठा के देख लें, हमें वो पढ़ाई जा रही हैं जो कि अब किसी काम की है ही नहीं। हुँ, जो अब कंप्यूटर्स हमारे सामने है, जो इंटरनेट या जो चीज़ें हमें वो हमारे निसाब का हिस्सा ही नहीं है। जी। तो एक बच्चा जो निसाब पढ़ता है वो उसका किसी काम नहीं आता प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सबसे पहले तो निसाब को अपडेट होना चाहिए और इसमें लैंग्वेज जो है वो एक लेवल तक जो है अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। और अब इसमें अगर अंग्रेज़ी की बात की जाए तो ये अच्छी बात है कि फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स या जहाँ तक आपने पढ़ना है उसके बाद आप 6 जो है 6 महीने का 1 साल का एक इंग्लिश का कोर्स कर लें जिसमें प्रैक्टिकल आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो आप डेफ़िनेटली एलिजिबल हो जाएँगे और इतनी आपको बोलनी आ जाएगी उस लेवल पे कि आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर सकेंगे। उसके लिए हमें 16 साल अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है और पढ़ाई जा रही है और हमारी जो है वो फ़ोकस नहीं रहता अपनी भी लैंग्वेज पे और लिटरेचर पे और रिसर्च पे। तो मेरा ख़्याल में ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो ऐसा ही है कि मसलन आपने बहुत अच्छी बात की है, इंग्लिश को बजाय हम किताबों की सूरत में पढ़ाएँ, जी, तो जो एजुकेशनल स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, ये थोड़ी-सी अगर चेंज हो जाएँ, तो जैसे उर्दू में बात करता है टीचर, इब्तिदा में ऐसे ही इंग्लिश में छोटे-छोटे सेंटेंसेस हों, जिनको इदारों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो मेरा ख़्याल है कि पढ़ने की बजाय अगर बोलने पे फ़ोकस करें, उसको सीखने पे फ़ोकस करें तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखें हम एट ए टाइम जो है वो 3-4 लैंग्वेजेज़ से हमारा वास्ता होता है। मसलन हम अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो बोल रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। बचपन की बात कर रहा हूँ, जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है उसके बाद अपने वालिदैन के पास ग्रो कर रहा होता है। फिर उसके बाद इदारे में उर्दू पढ़ता है, फिर वो उसको किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती हैं। मज़हब जो है वो ज़ाहिर है अरबी में उसको याद करनी पड़ती है चीज़ें, कुरान पाक अरबी में लिखा हुआ है, उसको याद करना है हमने या उसको समझना है।
तो आप खुद देखें कि इतने ज़्यादा बैरियर हमारे पास हैं। हालांकि हमारे पास जो पोटेंशियल है ना, माइंड लेवल जो है, मेंटल लेवल जो है, मैं समझता हूँ बहुत शानदार है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग में या उसके रिजल्ट्स देने में जो रुकावटें हैं उनको क्रॉस होना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए चीज़ों को। जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं या एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए। तो बड़े शहरों के जो लोग होते हैं वो बड़े शहरों के ही माहौल को देखते हुए जनाब वो पॉलिसीज़ बना देते हैं। वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आते, पसमानदा इलाकों में नहीं आते, वहाँ के लोगों के हालात व वाक़यात नहीं देखते, तो जिसकी वजह से कुछ मसाइल हैं। इवन देन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में पसमानदा इलाकों में भी इवन जो जोश और जज्बा है, जो इंस्पिरेशन है, वो बहुत काम कर जाती है। और एक बीच में से स्टूडेंट ऐसा उभरता है, कोई एक ऐसा स्टार जो है वो राइज़ करता है, तो जिसको देख के दूसरे भी हिम्मत पकड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम आज आपको पेश कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर कि आपको देख के बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पिरेशन हासिल करें और एक गाइडलाइन लें और एक जज्बा पकड़ें, एक लगन से काम करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए ज़रूर जाएंगे। तो मुकर्रब लतीफ़ एक ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट है जिसने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। इंशाल्लाह जल्द ही हम देखेंगे कि ये फॉरेन कंट्री, किसी अच्छे कंट्री, यूरोपियन कंट्री से जो है अपनी एमफिल और पीएचडी की डिग्री मुकम्मल करके वापस मुल्क में ही आएंगे। हम इनसे ये कहेंगे कि ये ऐसा ना हो कि इस मुल्क को, कौम को वो भूल जाएं और यूरोपियन एनवायरनमेंट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा लग्जरी एनवायरनमेंट मिले तो वो कहें कि जी मैं यहाँ ही सेटल होना चाह रहा हूँ। तो इस मिट्टी को मत भूलें। जितना भी हमारा टैलेंट है वो बाज़ औक़ात बैरून मुल्क चला जाता है मायूस होकर। आप अगर मायूस होकर चले जाएंगे तो यहाँ बेहतरी कौन लेके आएगा। तो मुकर्रम लतीफ़, आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे, सम अप कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को? सर मैं सम अप तो जो है वो सामीन के लिए एक छोटी सी एडवाइस है मेरे लिए, मेरे ख्याल में जी। वो ये है कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे तबका है, टीचर्स कम्युनिटी है या प्रोफेसर साहबान हैं या बाकी जो भी हैं माशरे में पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए दो एक बातें हैं। जी। अगर हम देखा जाए कि इस्लाम हमारा मज़हब है, उसे ग्रो भी करवाना चाहिए, जी। उसे साइंटिफिक वे में देखना चाहिए। जी। इसमें दो एक बातें हैं जो कि मीडिया शायद मेरे ख्याल में सही नहीं कर रहा। जी। वो ये है कि एक तो एक प्रॉपर जिस तरह कह लें एजेंडा होता है उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली इस तरह होता है कि एक जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में का माहिर नहीं है इंसान, किसी एक कम पढ़े लिखे इंसान को उससे कह लें कि हमारे किसी मस्जिद को मौलवी साहब को या किसी को भी लाके बिठा देते हैं साथ चेयर पे, और साथ जो है होते हैं नॉन मुस्लिम से या जो एक एथिस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर लाके बिठा देते हैं। जबरदस्त, ये बात है, बहुत अहम है। और उस टॉपिक पे उनसे बहस करवाई जाती है तो डेफिनेटली एक लेवल आता है कि वो मौलवी साहब कहते हैं कि उनके पास कोई दलील नहीं रहती, दलील नहीं होती क्योंकि उनकी उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं है। हाँ जी। तो आखिर पे जो भी जितने भी लोग देखने वाले होते हैं उनके जहन में ये बैठ जाता है कि ये मौलवी साहब की बात तो ठीक नहीं है और ये जो एथिस्ट माइंडसेट के जो स्कॉलर की है ये बात ठीक है। जबरदस्त। हालांकि अगर इस तरह होना चाहिए, अगर एक स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर है वो एथिस्ट माइंडसेट का है तो उसके सामने बात करने वाला भी एक रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए जो इस्लाम को डिफेंड कर रहा हो, तो फिर पता चलेगा कि बात किसकी ठीक है। अब ये आ जाती है हाल की बात के, अब तो जो है सुनने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि दोनों का जो मुकाबला करवाया जा रहा है वो कौन से लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम ओवरऑल मुआशरे की बात करें तो मैं इसमें एक बात सबको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये जो जितना भी है कि इस्लाम जो है वो साइंस के अगेंस्ट है या इस्लाम के दामद पसंदी का देता है हुक्म, इस तरह कोई बात नहीं है। ये बात हमारे जहनों में उस वक्त डाली गई है जब हम पे जो गुलामी का दौर था, क्योंकि आपको पता है कोई भी कौम जब तक आजादाना सोचती है या गौर फिक्र करती है या रिसर्च में आ गया है तो उस पर गलबा रखना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही उन्होंने जो अंग्रेज कौम थी उन्होंने हम पे गलबा ज्यादा देर तक कायम रखने के लिए हमारे जहनों में ये बात डाली थी कि इस्लाम जो है कदामत पसंदी का हुक्म देता है, लिहाजा आपको उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए जो कि हम ला रहे हैं आप लोगों के। हाँ हाँ सही। तो ये उस वक्त उनके एजेंडे का एक हिस्सा था, ना कि इस्लाम इस तरह का कोई हुक्म देता है। इस्लाम ने बार बार तहकीक का हुक्म दिया है, जो भी अलूम है साइंसी अलूम उनको हासिल करने का हुक्म दिया है, और उनके साथ साथ हमें जो है एक इखलाकी लेवल पे आके जिंदगी गुजारने का। बिल्कुल, कुरान पाक में गौर खोज का हुक्म है, कायनात को तस्खीर करने का हुक्म है। तो ये मुकर्रम लतीफ़ की बात को मैं सम अप करूँगा। वाकई ऐसा है कि मजहबी तौर पर तो एक जो आलम है
वो कुरान और हदीस का पूरी दस्तरत रखता है उसके ऊपर माशाल्लाह से, पूरे अलूम के ऊपर दस्तरत रखते होते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली मतलब उस मज़हब को नहीं पढ़े हुए होते। तो जब उनको बिठाया जाता है इस बहस के लिए कि कुरान क्या कहता है और साइंस क्या कहती है, इनको एक दूसरे के मुखालफ पेश किया जाता है, तो वो वाकई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए जनाब वो थोड़ा-सा जो है वो जो दूसरे लोग होते हैं वो समझ में आ रहे होते हैं कि शायद वो बेहतर कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कुरान ही बेहतर कह रहा होता है। ये आखिरी बात है कि कुरान ही ठीक है, कुरान ही बेहतरीन कह रहा होता है, हमारे समझने में कुछ मुश्किलात होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे कि अगर चाहे वो मज़हबी तालीम भी है, उसमें भी ये जो इसका इसका ये वाला एक लेवल है या ये वाला जो ज़ाविया है मज़हब का, कि साइंस की तरफ इसकी जो रुख जाता है, वो भी डिस्कस होना चाहिए, वो भी उसकी डिबेट होनी चाहिए, वो भी समझाया जाना चाहिए, ताकि उलमा के अंदर कुरान और हदीस की दस्तरत के साथ-साथ साइंस के अलूम भी उनको जो हैं वो समझ आ रहे हों। और इसी तरह एक जो आम साइंटिस्ट है, उसको साइंस के साथ-साथ कुरान और हदीस की भी समझ आ रही हो। तो हम ताकि कुरान से दूर ना हों और साइंस से भी अलग ना हों। चूँकि साइंस हमें दुनियावी फ़ायदे देती है और कुरान और हदीस ने ना सिर्फ़ हमें इस दुनिया में रहन-सहन का मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात दिया हुआ है, बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम जो था, वो था मुकर्रम लतीफ़ को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, एक राइज़िंग स्टार, एक ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट। आप भी अगर तालीम के मैदान में या हम नसाबी सरगर्मियों में कोई शानदार कारकर्दगी रखते हैं, तो आप इल्म के सितारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको वाकई खुश आमदीद कहेंगे, हम आपको ख़राज तहसीन पेश करेंगे और इल्म के सितारे का जो लोगो है वो है तू निशान अज़्म आली शान। ऐसे तमाम बेहतरीन अज़हान को हमारा सलाम।